स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अभी कुछ समय पहले G20 समिट जो कि इंडोनेशिया में 2022 के लिए हुआ है, उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने बात करी बाली यात्रा महोत्सव की, जो कि उड़ीसा के अंदर हर साल ये इवेंट होता है, ये महोत्सव मनाया जाता है। अब बाली यात्रा महोत्सव, इसका मतलब क्या है? ये फेस्टिवल के बारे में प्रधानमंत्री ने क्यों बात करी, और वो भी G20 जैसे एक इंटरनेशनल इवेंट के मौके पर? आइए समझते हैं सेशन के माध्यम से। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसु कटारा। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS पे, जहां पे हम आज देखने जा रहे हैं कि क्यों बाली यात्रा महोत्सव का रेफरेंस इस्तेमाल किया गया G20 की इस मीटिंग में, और हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो बाली यात्रा महोत्सव हर साल ओडिशा के अंदर कटक शहर के अराउंड मनाया जाता है, जिसकी चर्चा इस बारी भारत के प्रधानमंत्री ने करी। 1500 किलोमीटर की दूरी, फिर भी क्यों कनेक्टेड हैं ये दो जगह, इंडोनेशिया की बाली और इंडिया का ओडिशा? आखिर क्या कनेक्शन है इनका, समझते हैं। तो अभी फिलहाल नवंबर के मंथ में बाली यात्रा महोत्सव इवेंट कंडक्ट कराया गया इंडिया के अंदर, और मोदी जी ने यही कहा कि जब हम G20 की इस मीटिंग के दौरान बैठे हैं, इंडिया में महोत्सव कराया जा रहा है, जो कि इंडोनेशिया और इंडिया के एंशिएंट रिलेशंस को दिखाता है। अब देखिए, महानदी रिवर के किनारे कटक शहर के अंदर, जो कि उड़ीसा के अंदर एक शहर है, ये इवेंट मनाया गया। ताकि किसकी याद में मनाया गया है? ये सेलिब्रेट करने या कमेमोरेट करने की या उनकी याद में मनाया गया है, जो कि सदाबास कहे जाते थे, एंशिएंट मरीनर्स, या वो नाविक जो कि उन शिप्स को बोइटास कहा जाता था, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका इवेंट होता था कार्तिक मास के महीने में, जो कि एक बहुत ऑस्पिशियस, बहुत समृद्धि वाला महीना माना जाता है, बहुत शुभ मंथ, शुभ महीना माना जाता है दोस्तों, जिसको आज सेलिब्रेट लाखों लोग मिलकर करते हैं उड़ीसा के अंदर बाली यात्रा महोत्सव के नाम से। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले तो इस फोटो, तो बेसिकली बाली यात्रा महोत्सव कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, जो फुल मून नाइट होती है, जब सेलर्स, नाविक उड़ीसा से बाली की ओर सफर पे निकलते थे, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया गया है। अब ये इवेंट कलिंगा एम्पायर के दौरान जो ट्रेड होता था, क्योंकि देखिए उड़ीसा के अंदर कलिंगा एम्पायर डोमिनेंट था, कलिंगा राजा बहुत डोमिनेंट थे, जो कि अलग अलग पोर्ट्स जैसे कि ताम्रलिप्ति हो गया, ताम्रलिप्ति के अलावा पलूर हो गया, पिथुंडा हो गया, मनिकपटना हो गया, चलितालो हो गया। अब आप शायद इन सब के बारे में नहीं जानते हैं, पर ये वो पोर्ट्स, ये वो बंदरगाह, ये वो एरियाज थे जहां से सेलर्स निकलते थे सफर पर और जाते थे इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर, जो कि आउट ऑफ द टोटल 4 आइलैंड्स, जिसे हम स्वर्ण द्वीप कहते हैं, आउट ऑफ 4, एक तो बता दिया बाली, रेस्ट 3 कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका होमवर्क रहेगा। तो उड़ीसा से कलिंगा एम्पायर के अंदर जो नाविक होते थे वो निकल जाते थे सफर पर। इसके आगे आपको देखने मिलेगा, ये लगभग उड़ीसा हमारा स्टेट, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और कितना दूर है, डिस्टेंस भी है, बट डिस्टेंस डिड नॉट स्टॉप दीज सेलर्स, दे मूव्ड ऑन, दे वेंट देयर, दे स्प्रेड इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया बाली में जाकर। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को भी बाली के अंदर स्प्रेड किया। तो आप देख सकते हैं ऐसे पेपर के कई सारे आर्टिफिशियल बोट्स बनाकर, बोइटास बनाकर ये लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार को। ये शोभा यात्रा निकाली जाती है इस बार 5 अलग अलग, कटक के अलावा 5 अलग अलग उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये यात्रा निकाली गई है। बोइटास मैंने बताई, वो बोट होती थी जिसके अंदर लोग बैठ के जाते थे। मैं अगर आपको उसका एक एग्जांपल, उसका एक नमूना दिखाना चाहूं तो ऐसी दिखती थी, बट लार्जर इन साइज। तो ऐसे कई सारी बोट्स सफर पे निकलती थी, जिनको हम बोइटास कहते थे। और सबसे बड़ी बात है, उस टाइम पे जो कलिंगा एम्पायर के राजा होते थे, वो खुद एक उपाधि लेते थे रघुवंशा के नाम से, लॉर्ड ऑफ द सीज के नाम से। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैरीटाइम ट्रेड, समुद्र के रास्ते व्यापार और अपनी संस्कृति को फैलाने का जो मकसद था, वो कलिंगा साम्राज्य के लोग पूरा करते थे। ये गए बाली के अंदर, कल्चर और एथिकल प्रैक्टिसेस को फैलाया, अपनी संस्कृति को फैलाया, हिंदुइज्म को फैलाया। आज भी बाली के अंदर बालिनीज हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है। शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी जैसे हिंदू देवताओं को पूजा जाता है, और उसके साथ साथ शिव जी को तो बुद्ध भगवान का बड़ा भाई माना जाता है इन संस्कृति के तहत, इनकी संस्कृति के तहत दोस्तों। तो बस मैं यही समझा रहा हूं कि इंडियन कल्चर का स्प्रेड किया इन लोगों ने, और आज भी उस इवेंट को बाली यात्रा के तौर पे इस
पूरे कल्चरल चेंज को जो बाली के अंदर हुआ, ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इस मौके पर, इस इवेंट पर। अच्छा, 7 दिन का ये इवेंट चलता है। ये गडिया घाट में आपको देखने मिलता है, इवेंट चलता है, जहां पर हम लॉर्ड कार्तिकेश्वर जो कि देवता रहते हैं, इनकी पूजा करते हैं इस दौरान। और कई सारी बोट्स मैंने बताया बनाते हैं, इनको पानी पे चलाते भी हैं। पेपर से बनती हैं, पेड़ की छाल से, ट्री बार्क से बनती हैं, पेपर, ट्री बार्क और अलग अलग मटेरियल का यूज होता है इसके अंतर्गत। इससे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल उस इवेंट को जिसने कल्चरल एक्सचेंज क्रिएट किया, इंडिया से कल्चर, इंडिया का कल्चर स्प्रेड हो पाया इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर जाकर। इसके साथ साथ एक और ट्रेडिशन है इनका, जिसमें बोइटा बंदना होती है, मतलब दियों का, लैंप्स, दिए होते हैं ना, वो जलाए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को। तो कई सारी बोट्स, और बोट्स में छोटे छोटे दिए रखे जाते हैं, लैंप्स रखी जाती हैं और सेलिब्रेट किया जाता है बाली जात्रा महोत्सव को हर साल। इस बार भी सेलिब्रेट किया गया बहुत धूमधाम से, आप फोटो देख सकते हैं। अलग अलग शहरों के अंदर, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, जगत सिंहपुर और पारादीप में इन झांकियों को ले जाया गया और सेलिब्रेट किया गया बाली जात्रा महोत्सव इस साल। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी रेफरेंस देना चाहते थे उन भारतीयों का जो बाली में सेटल्ड है, जो इंडोनेशिया में सेटल्ड है, कि वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को ना भूलें। आज भी इंडिया में इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है कि बाली के साथ ट्रेडिशनली कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल रिलेशनशिप, सांस्कृतिक संबंध होता था, और उस चीज को आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज की आज भी हम इज्जत करते हैं। बाली के अंदर भी इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन टेम्पल्स को, इंडियन देवता देवियों को काफी हद तक पूजा जाता है। मतलब भारतीय संस्कृति इतनी दूर इंडोनेशिया के एक बाली द्वीप पर, बाली आइलैंड पर आज भी स्प्रेड हो पाई है, थैंक्स टू दी इंडियन मैरिनर्स, मैरीटाइम सेलर्स, जो कि ओडिशा या कलिंगा एम्पायर से, जो कि कई वर्षों पहले ऐसे व्यापार करने जाते थे, और कल्चर को जिन्होंने स्प्रेड किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप जरूर मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी अलग अलग क्लासेस की वीडियो, इसके साथ साथ नोट्स, और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज से हमारे बैच 9 यूपीएससी का 9th फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू के द्वारा जो लॉन्च किया गया है फॉर 2023 एंड 24 सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें जुड़ सकते हैं। प्रीलिम कम मेंस फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन फाउंडेशन लेवल से शुरू से अंत तक करवाई जाएगी इस बैच में। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। 30 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मॉर्निंग 8 AM 3 आवर्स के करीब क्लास हुआ करेंगे। मैं खुद इस बैच में आपको गवर्नेंस, एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, एनसीईआरटी कवरेज, फिर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिलता है, और सब कुछ जो कि आपको यूपीएससी सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। ऐसी एक चीज जो बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलती है, आपको वीडियोस, क्लासेस सब जगह मिल जाएंगी, बट एक एक्स्ट्रा चीज, हमारी जो स्पेशल गिविंग विच इज यूनिक सेलिंग पॉइंट और यूएसपी ऑफ स्टडी आईक्यू, दैट इज 1-on-1 मेंटरशिप। आपके साथ एक मेंटर हम एसोसिएट करेंगे जो आपको व्हाट्सएप और फोन कॉल्स के माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहेंगे। वो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान गाइड करते रहेंगे थ्रू आउट योर कोर्स। 2 ईयर्स तक की, 2 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। सो जरूर जुड़िएगा आप हमारे इस बैच 9 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन बैच में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एंड जय भारत टू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।